दोस्तों छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2025 से नए कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद करके यूपीएस लागू करने के बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारियों के लिए कौन सा बेहतर विकल्प है और इन तीनों व्यवस्थाओं में क्या क्या अंतर है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण टॉपिक को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2004 में देश में पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्टकट में ओपीएस कहते हैं, इस ओपीएस को सन 2004 से बंद करके इसके स्थान पर एनपीएस लागू करने का निर्णय लिया था। तब से देश के सभी राज्यों में एनपीएस लागू हो गया था। लेकिन दोस्तों चूंकि एनपीएस शेयर मार्केट पे आधारित था और इसमें कर्मचारियों को रिस्क ज्यादा था, इसलिए समय समय पर मांग उठने लगी कि एनपीएस के स्थान पर फिर से ओपीएस बहाल किया जाए। लेकिन इसको किसी भी सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया था। लेकिन दोस्तों कर्मचारियों के इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर राजस्थान के पूर्व अशोक गहलोत सरकार ने सन 2022 में सबसे पहले राजस्थान के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल करने का बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस शासित बाकी राज्यों में भी ओपीएस की मांग तेज हो गई। जिसके बाद छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने भी प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके बाद इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भी ओपीएस बहाल करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने भी झारखंड राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी एनपीएस के स्थान पर ओपीएस बहाल करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पंजाब के भगवंत सिंह मान की आप सरकार ने भी पंजाब के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ओपीएस बहाल करने पर अपनी इच्छा जताई थी। यानी कि इस समय भारत के 5 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पंजाब, इन 5 राज्यों में ओपीएस बहाल करने का ऐलान हो चुका है। हालांकि दोस्तों इसमें 1-2 राज्य में अभी तक बहाल नहीं हुई है, सिर्फ घोषणा हुआ है। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को बाकायदा ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों से ओपीएस की मांग तेज हो चुकी है और 2024 में लोकसभा चुनाव थे, जिसको संज्ञान में लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एनपीएस के स्थान पर ओपीएस और यूपीएस और ओपीएस और एनपीएस दोनों को मिश्रित करके एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्टकट में यूपीएस कहते हैं, इस यूपीएस को लागू करने का ऐलान कर दिया और इसको केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह सुझाव भी दिया कि आप लोग भी अपने अपने राज्यों में यूपीएस को लागू कर सकते हैं। अब दोस्तों कयास लगने शुरू हो गए कि बीजेपी शासित राज्यों में आने वाले समय में यूपीएस लागू हो सकती है और चूंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की शायद सरकार आ चुकी है, ऐसे में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में चर्चा चल रही थी कि प्रदेश में अब शायद सरकार केंद्र के तर्ज पर ओपीएस के स्थान पर यूपीएस लागू कर सकती है। अब दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि शायद सरकार ने राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके ऐलान कर दिया है कि अब 1 अगस्त 2025 के बाद आने वाले नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए ओपीएस को बंद करके उसके स्थान पर एनपीएस और यूपीएस का विकल्प दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों इसमें 1 अगस्त 2025 से पहले ज्वाइनिंग कर चुके हैं और अभी वर्तमान में शासकीय विभागों में नियमित पदों पर सेवा दे रहे हैं, उन कर्मचारियों को डरने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए ओपीएस ही लागू रहेगी। दोस्तों इसके संबंध में 2 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद बहुत से कर्मचारी साथियों ने सुझाव दिया था कि साहू जी ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इन तीनों व्यवस्थाओं में क्या क्या अंतर है और कौन सी पेंशन स्कीम कर्मचारी के लिए बेहतर है, इसके संबंध में आप एक अलग से वीडियो बनाकर विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कीजिए, ताकि इस मुद्दे के बारे में सभी कर्मचारियों को सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों आगे एक एक करके हम समझ लेते हैं कि आखिर ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इन तीनों व्यवस्थाओं में कौन सी योजना अच्छी है। तो दोस्तों इस मुद्दे को आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप तीनों योजना को एक साथ अलग अलग बिंदुवार अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम पेंशन की तुलना करें तो ओपीएस और यूपीएस में कर्मचारियों को लास्ट सैलरी का 50%
और साथ साथ बढ़ती महंगाई भत्ता का लाभ मिलता है। लेकिन एनपीएस में पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती है, क्योंकि एनपीएस शेयर मार्केट से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करता है और इसमें डीए का लाभ नहीं मिलता है। यानी कि पेंशन के मामले में ओपीएस और यूपीएस ठीक है, लेकिन एनपीएस जोखिम से भरा हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पेंशन के लिए कर्मचारियों के योगदान यानी कि कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ओपीएस में कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन देना नहीं होता है, लेकिन एनपीएस और ओपीएस में सैलरी का 10% और डीए का 10% जमा करना होता है। यानी कि मान लीजिए आपका वेतन 50,000 है, उसका 10% 5,000, मान लीजिए डीए में 500 रुपये की वृद्धि होती है तो उसका 10% यानी कि 50 रुपया एनपीएस और यूपीएस के लिए जमा करना पड़ेगा। यह आपके वेतन से कट के जमा हो जाएगा। लेकिन ओपीएस में कर्मचारियों से किसी प्रकार की कोई भी राशि नहीं काटी जाती, उसमें सिर्फ सरकार का कंट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर ग्रेजुइटी की बात करें तो ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों में कर्मचारियों को ग्रेजुइटी का लाभ मिलता है। इसके बाद चौथे नंबर पर परिवर्तित कोष की वापसी, जिसको रिटर्न्स ऑफ कन्वर्टेड फंड्स कहते हैं, यानी कि सरल शब्दों में फंड्स की वापसी कौन बेहतर है, कौन सा विकल्प बेहतर है। इसमें ओपीएस में कर्मचारियों के जीपीएफ के साथ पूरी राशि वापस होती है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन एनपीएस में कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल राशि का 60% निकाल सकता है, इसमें टैक्स नहीं लगेगा और 40% पेंशन प्राप्त करने के लिए उसको इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि एनपीएस में रिस्क है। और यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में फंड वापसी का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। इसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर पर जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्टकट में जीपीएफ कहते हैं। ओपीएस में कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलता है, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में जीपीएफ की सुविधा नहीं मिलती है। इसके बाद दोस्तों छठवें नंबर पर मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसके आधार पर डीए तय किया जाता है। ओपीएस में 2 बार यानी कि हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में 2 बार डीए में संशोधन करके पेंशन वृद्धि करने की सुविधा होती है और यह सुविधा अब यूपीएस में भी दिया जाएगा। लेकिन एनपीएस में यह सुविधा नहीं होती है, यानी कि एनपीएस में पेंशन में महंगाई राहत नहीं मिलता है। इसके बाद 7वें नंबर पर योगदान राशि यानी कि कंट्रीब्यूशन राशि को कर्मचारी वर्ष में एक बार निकाल सकते हैं ओपीएस में, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में यह सुविधा नहीं होती है। इसके बाद 8वें नंबर पर एक मुश्त भुगतान यानी कि लमसम पेमेंट की बात करें तो ओपीएस और एनपीएस में एक मुश्त भुगतान की सुविधा नहीं है, लेकिन यूपीएस में प्रत्येक पूर्ण 6 महीने की सेवा के लिए रिटायरमेंट की तिथि को बेसिक सैलरी और डीए के कुछ राशि एक मुश्त भुगतान करने की सुविधा दिया जाता है। इसके बाद 9वें नंबर पर वीआरएस यानी कि अगर कोई कर्मचारी बीच में सरकार को सूचना देकर और नियम के अनुसार अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे देता है तो उसको बाद में पेंशन की क्या क्या सुविधा मिलेगी। इसकी बात करें तो ओपीएस में वीआरएस की तिथि पर पेंशन के लिए योग्य माना जाता है। जिस दिन आप वीआरएस देंगे उसी दिन से आपको पेंशन के लिए योग्य माना जाएगा। लेकिन एनपीएस में कर्मचारी को कम्यूटेड कॉपर का सिर्फ 20% मिलेगा और बाकी का 80% वार्षिक में इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि एनपीएस शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर होता है। इसी प्रकार से यूपीएस में अगर हम वीआरएस की बात करें तो यूपीएस में वीआरएस की सुविधा नहीं है, इसमें रिटायरमेंट के बाद ही आपको पेंशन की पात्रता होगी। इसके बाद 10वें नंबर पर न्यूनतम पेंशन यानी कि आपकी रिटायरमेंट के बाद कम से कम इतनी पेंशन तो मिलनी ही चाहिए, उसकी बात करें तो ओपीएस में कर्मचारियों को कम से कम 9,000 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई राहत की सुविधा दिया जाता है। यानी कि ओपीएस में 9,000 रुपये पेंशन मिलना तय है, इससे कम नहीं दिया जा सकता, बल्कि 9,000 से शुरू होती है, जिसकी लास्ट में जितनी ज़्यादा सैलरी होती है उसको उतना ज़्यादा पेंशन का लाभ मिलते जाता है। लेकिन दोस्तों एनपीएस में न्यूनतम पेंशन की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि ये शेयर मार्केट के रिटर्न के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी लास्ट सैलरी 1 लाख है तो एनपीएस में आपको 5,000 भी पेंशन नसीब नहीं होगा, और शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न दे दे तो कोई महीना आपको 50,000 भी पेंशन मिल सकता है। यानी कि एनपीएस में कोई फिक्स पेंशन नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसी प्रकार से अगर हम यूपीएस की बात करें तो यूपीएस में 10 साल नियमित पदों में सेवा देने के बाद कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन और डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा। लेकिन रिटायरमेंट के 10 महीने पहले किसी कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है तो यूपीएस में उसके लिए न्यूनतम पेंशन का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद 11वें नंबर पर सेवा काल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन यानी फैमिली पेंशन को लेकर तीनों योजनाओं में क्या अंतर है उसे भी आप समझ लीजिए। तो दोस्तों सर्विस पीरियड के दौरान किसी कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है तो ओपीएस में संबंधित मृतक परिवार के आश्रितों को मूल वेतन का 60% या फिर पारिवारिक पेंशन का 30% मृतक कर्मचारी के परिवार को मिलेगा। इसी प्रकार से एनपीएस में मृतक कर्मचारी के 60 वर्ष की सेवा तिथि तक परिवार को ओपीएस का लाभ मिलेगा या पारिवारिक पेंशन का 30% मिलेगा। यानी कि दोस्तों मान लीजिए किसी कर्मचारी की 40 साल की उम्र में सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है और उसको एनपीएस के तहत रखा गया है, तो उस मृतक कर्मचारी की 60 वर्ष तक
जब तक पूरा होगा तब तक ओपीएस के तर्ज पर मूल वेतन का 60% पेंशन मिलेगा। उसके बाद पारिवारिक पेंशन का 30% उसके परिवार को मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम यूपीएस की बात करें तो सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार वालों को यूपीएस में पारिवारिक पेंशन का 30% लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में बेहतर कौन सा है, इसको और सटीक तरीके से समझने के लिए आप इस चार्ट को देखिए। इसे बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बताया गया है। दोस्तों, बीबीसी की इस रिपोर्ट की माने तो सबसे पहले तीनों पेंशन योजना में गारंटी पेंशन कौन सी है, इसकी बात करें तो ओपीएस और यूपीएस में गारंटी होती है, लेकिन एनपीएस में कोई गारंटी नहीं होता है। ये शेयर बाजार के ऊपर निर्भर होता है। इसके बाद अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ओपीएस में कर्मचारियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारियों का पैसा कट के जमा होता है। इसके बाद बजट में प्रावधान की बात करें तो ओपीएस के लिए सरकार को बजट में राशि प्रावधान करना होता है, जबकि एनपीएस और यूपीएस में बजट में राशि प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कौन सी योजना महंगाई से जुड़ा होता है, यानी कि किस योजना में बढ़ते महंगाई का लाभ पेंशन में दिया जाता है, तो दोस्तों ओपीएस और यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद महंगाई बढ़ने से ओपीएस और यूपीएस में महंगाई राहत यानी कि डीआर का लाभ दिया जाता है, लेकिन एनपीएस में महंगाई राहत का लाभ नहीं दिया जाता। इसके बाद कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन की बात करें तो ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इन तीनों में फैमिली पेंशन यानी कि परिवार पेंशन का लाभ दिया जाता है। इसके बाद बाजार रिटर्न का लाभ किसमें मिलता है, तो दोस्तों बाजार रिटर्न की बात करें तो जाहिर सी बात है कि एनपीएस शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर होता है। मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूं, अभी 2-3 बार। इसलिए एनपीएस में ही बाजार रिटर्न का लाभ मिलेगा। चूंकि ओपीएस और यूपीएस शेयर बाजार के ऊपर तो निर्भर है ही नहीं, इसलिए ओपीएस और यूपीएस में बाजार रिटर्न का लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, यहां पर आपकी जानकारी के लिए यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस चार्ट में जो आपको पहले बताया, मैं इस चार्ट में आप लोगों को तीनों का तुलनात्मक जानकारी मैंने बताई थी, तो इसमें कर्मचारी की सेवा काल के बारे में मैं जानबूझकर जिक्र नहीं किया था, और इस चार्ट में भी कहीं पर सेवा काल के बारे में यानी उम्र के बारे में उसका उल्लेख ही नहीं है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस की गणना के लिए केंद्र और राज्यों में कई बिंदुओं पर अलग अलग नियम है। जैसे कि सबसे पहले पूर्ण पेंशन की पात्रता के लिए ओपीएस में कर्मचारी के लास्ट सैलरी का 50% और डीए का लाभ मिलता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए केंद्र में 25 साल का नियम है, जबकि छत्तीसगढ़ में पूर्ण पेंशन का लाभ लेने के लिए नियमित पद में 30 साल की सेवा देनी जरूरी है। इसी प्रकार से वीआरएस लेने का भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। कई राज्यों में 10 साल सेवा देकर नौकरी छोड़ने पर एक निश्चित पेंशन मिलती है, कई राज्यों में 12 साल सेवा देकर नौकरी छोड़ने में ही एक निश्चित पेंशन मिलती है। ऐसा कई नियम है जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइमिंग है, इसलिए मैं जानबूझकर सेवा काल के तिथि यानी कि टाइमिंग का जिक्र नहीं किया था। तो दोस्तों, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का तुलनात्मक अध्ययन के बाद इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस तीनों सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ा एक योजना है। ओपीएस में जोखिम बहुत कम है, कई जरूरी सुविधाएं मिलती है, इसलिए सबसे बेस्ट ओपीएस को माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूपीएस को रखा गया है, क्योंकि ये ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण है। इसमें ओपीएस की तरह शेयर मार्केट का कोई रिस्क नहीं है और कुछ हद तक अच्छी पेंशन की गारंटी मिलती है। इसके बाद दोस्तों सबसे बेकार एनपीएस को माना जा रहा है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है और बुढ़ापे के लिए इसको सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से कर्मचारियों के ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में कौन सा बेहतर है और किसमें क्या सुविधाएं मिल रही है, इसके पूरे गणित को बिल्कुल आसान शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों, इन तीनों मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में कौन सा बेहतर विकल्प है और किस योजना में कर्मचारियों को उनका ज्यादा भला हो सकता है, उनका ज्यादा लाभ हो सकता है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप देश के सभी कर्मचारी साथियों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में सभी को पता चल सके। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारियों और पेंशनर्स जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।